हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय नेक्सस। आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 में जो इंडेमनिटी है उसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एडमसन वर्सेस जाविस। इस केस में क्या है, सबसे पहले 1872 में ये केस डिसाइड हुआ था, एडमसन वर्सेस जाविस। ये केस समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इंग्लिश लॉ में ये कहाँ से आया, फिर इंडिया में कैसे, इंडियन लॉज में कैसे ये अप्लाइड हुआ। देयर इज़ एन ऑक्शनर P और D वॉज अ डिफेंडेंट। D को हम डिफेंडेंट ही बोल रहे हैं, P जो ऑक्शनर था वो प्लेंटिफ है। इस केस के फैक्ट सिंप्लीफाइड वे में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्शनर था वो D के रिक्वेस्ट पे लाइफ स्टॉक सारे ऑक्शन पे लगा दिया और सेल कर दिया, पर उसको बाद में पता चला जो उसने लाइफ स्टॉक सेल किए वॉज नॉट बिलोंग टू D, वो किसी और इंसान थर्ड पर्सन M से बिलोंग करता था। सारे लाइफ स्टॉक्स कैटल वगैरह सब M के थे। तो M यहाँ पे क्या किया, M मेड P लाइबल, जो ऑक्शन था उसको सीधे लाइबिलिटी उसकी ठहरा दी यहाँ पे। फिर P ने क्या बोला कि D की वजह से मुझे लॉस सफ़र हुआ है क्योंकि मैंने उसके रिक्वेस्ट पे ये सब काम किए थे, उसके रिक्वेस्ट पे मैंने ऑक्शन पे लगाया था, तो D यू शुड इंडेमनीफाई मी फॉर द लॉस विच आई हैड सफ़र्ड। तो ये केस था और वहाँ पे काउंसिल ने हेल्ड किया कि D शुड बी मेड लाइबल फॉर द लॉस सफ़र्ड टू P। अब यहाँ पे ये इंडेमनिटी क्योंकि बात हो रही है तो इंग्लिश लॉ ने बोला इट मीन्स अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द केस। कोई भी पर्सन किसी को भी प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें सेव करूँगा उस सिचुएशन में, whatsoever the situation is, whatsoever the case is, I will take the consequence, I will take the harm of that case। तो वहाँ पे अगर वो पर्सन प्रॉमिस कर चुका है देन क्या है उसका, वो पर्सन लायबल होगा और उस पर्सन को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। दिस इज़ द वर्ड इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब फॉर द लॉस सफ़र्ड बाय एनी वन, वॉट एवर द कॉज ऑफ दैट लॉस, वो पर्सन उस इंसान को इंडेमनीफाई करेगा, उस लॉस को वो सफ़र जो दूसरा पर्सन किया उसको कम करेगा बाय पैसे, बाय एनी अदर मीन्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 124 में डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है, इसमें बोला गया है कोई एक पर्सन या कोई पार्टी अगर प्रॉमिस करती है किसी और पर्सन को कि आई विल टेक द कॉज विच यू विल सफ़र फ्रॉम द लॉस और बाय द कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वो पर्सन वो लॉस बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर जो कि प्रॉमिस कर रहा है, अगर उसकी वजह से उसको लॉस होता है, सपोजिटली A B C हैं और ए ने प्रॉमिस किया है कि B को तुम जो मैं कह रहा हूँ वैसे तुम एक्ट करो और अगर तुम्हें कोई लॉस होता है तो उसको मैं बियर करूँगा क्योंकि तुम मेरे कहने पे एक्ट कर रहे हो। अब अगर B को कोई भी लॉस होता है तो यहाँ पे कौन उसको फिलअप करेगा, A करेगा क्योंकि वो A के कहने पे कर रहा है। A is a promiser here और by conduct of any other person। या फिर ये हुआ कि B और C के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और A जो है इंडेमनीफायर है। यहाँ पे तीन पार्टीज़ होती हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर और थर्ड पर्सन, तो छोड़ ही दो। तो इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर जो होता है वो इंडेमनिटी होल्डर का लॉस अगर हुआ है तो उसको वो पूरा करता है पैसे देके या फिर कोई और अदर मीन से। सबसे पहले नॉट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट, वो जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर नहीं होते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कवर नहीं होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, कोई भी पार्टी when a party promises to save the other person from a loss caused to him by the conduct of promiser or by the conduct of any other person। तो अगर कोई भी लॉस अगर सामने वाले को हुआ है बाय द ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान की वजह से हुआ है, तब वो लॉस वो बियर करेगा। पर अगर कोई भी लॉस अगर किसी और वजह से हुआ है बाय मियर एक्सीडेंट या फिर एक्ट ऑफ गॉड, कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर जान चली गई बाय हिज ओन मीन्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आ जाएगा। तो मोस्टली जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जैसे हमने पढ़ा था कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट।
तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इन इंडिया वो इसमें नहीं आते हैं। पर जो फॉरेन में होते हैं, जो इंग्लिश लॉज हैं, वो ऑल द हार्म सफ़र टू अदर पर्सन वॉट एवर द कॉज ऑफ दैट हार्म, कुछ भी उसका कॉज होगा वो उसको बियर करता है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लाइफ इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट नहीं आते हैं। फिर आता है लॉस मस्ट कॉज बाय ह्यूमन एजेंसी। तो दो पार्टी में बात कर रही थी, एक इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। जो वैलिड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें दो पार्टी का रहना बहुत ज़रूरी है, एक इंडेमनीफायर, एक इंडेमनिटी होल्डर। तो जो इंडेमनीफायर होता है वो इंडेमनीफाई करता है जो लॉस इंडेमनिटी होल्डर ने बियर किया है, या फिर जो लॉस इंडेमनिटी होल्डर ने अपने आप को इंडेमनिटी होल्डर जो सफ़र किया है जो लॉस, तो इंडेमनीफायर एक तरीके से क्या इंडेमनिटी होल्डर का प्रोटेक्शन देता है। तो जो यहाँ पे बात हुई है कि कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जो प्रॉमिसर हो गया यहाँ पे वो इंडेमनीफायर हो गया, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो अगर इंडेमनीफायर की वजह से इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान होता है, क्योंकि इंडेमनीफायर रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरी तरीके से काम करो, अगर कोई केस है, कोई सूट है, इंडेमनीफायर बोला कि तुम ऐसे करो और जो भी लॉस होगा आई विल बियर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तुम काम कर रहे हो, और सारे अकॉर्डिंग काम अगर इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर के अकॉर्डिंग्स में कर रहा है और इंडेमनिटी होल्डर को फिर कोई लॉस सफ़र होता है तो इंडेमनीफायर उस लॉस को बियर करेगा। या फिर किसी और अदर पर्सन से इंडेमनिटी होल्डर और मतलब बी और सी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इंडेमनीफायर ऐसे ऐसे टर्म्स पे बोल रहा है कि तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे सारे काम करो, तो वहाँ पे कोई इंडेमनिटी होल्डर सपोज बी को कोई नुकसान होता है तो ए जो कि इंडेमनीफायर है वो उसको इंडेमनीफाई करेगा। फिर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, जो इंडेमनिटी होल्डर है इसको प्रोटेक्शन मिलता है एज अ शील्ड, उसके कौन कौन से राइट्स हैं। सेक्शन 125 में ये राइट्स हैं कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूट, जब कोई भी एक प्रोसीडिंग्स होती है जो कि मानो एक केस में कोई सूट में जो भी सारे डैमेजेस अगर वो बियर कर रहा है, जो कि प्रॉमिस ऑफ इंडेमनीफाई अप्लाइज, जहाँ पे इंडेमनीफायर के प्रॉमिसेस अप्लाई होते हैं, जहाँ तक इंडेमनीफायर उसको बोलता है कि मैं वो सारे बियर करूँगा, वहाँ तक अगर वो इंडेमनिटी होल्डर उसके अकॉर्डेंस में काम किया है वो सारे डैमेजेस इंडेमनीफायर उसको इंडेमनीफाई करेगा। फिर सेकेंड पॉइंट है सारे कॉस्ट, ऑल कॉस्ट इन एनी सूट, जो कि इंडेमनीफायर बाउंड है पे करने के लिए किसी भी सूट में। अगर कोई केस जो इंडेमनिटी होल्डर लेके गया है कोर्ट में या फिर डिफेंड कर रहा है और इंडेमनीफायर जो है जैसे जैसे उसको ऑर्डर्स दिया है उसके अकॉर्डिंग में इंडेमनिटी होल्डर ने सारे काम किए हैं, और या फिर अगर ऑर्डर नहीं दे पाया है तो एज अ प्रूडेंट मैन, जो कि नॉर्मल इंसान करता अपने आप को बचाने के लिए वैसे ही एक्ट किया है। जहाँ तक ये दूसरी चीज़ हो गई, पहले उसके अकॉर्डेंस में काम किया है, दूसरा एज अ प्रूडेंट मैन की तरह काम किया है, और तीसरा जहाँ तक प्रॉमिसर ऑथोराइज कर रहा है ऐसे कर अपने काम करने को, आज तुम जाओ या फिर आज केस मत लगाओ, हियरिंग दूसरे दिन करवाओ, अभी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, इस अकॉर्डेंस में सारे उसे ऑर्डर्स मान रहा है, उसको कुछ भी कंट्रावीन नहीं किया है, तो उस सारे कॉस्ट को अगर कोई लॉस होता है तो वो सब कुछ कौन बियर करेगा? इंडेमनीफायर। थर्ड पॉइंट इज़ ऑल सम वन पेड इन अ कॉम्प्रोमाइज़, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जो कंपाउंडेबल, मानो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंपाउंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों जो सामने वाले हैं, या फिर आर्बिट्रेशन हुआ जहाँ पे ए और बी दोनों पार्टीज़ बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं अपॉन अ सर्टेन टर्म्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके किसी भी सूट पे। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर कॉन्ट्ररी नहीं है, वो सारा कॉम्प्रोमाइज़ जो पार्टी ए और पार्टी बी के बीच हुआ है वो अकॉर्डिंग टू इंडेमनीफायर, जो इंडेमनीफायर और प्रॉमिसर के अकॉर्डेंस में हुआ है, या फिर पहली चीज़ ये, दूसरा अगर इंडेमनीफायर वहाँ प्रेजेंट नहीं है या फिर अपना ऑर्डर नहीं दे पा रहा है तो इंडेमनिटी होल्डर एज अ प्रूडेंट मैन उस अकॉर्डेंस में काम किया है, जो कि नॉर्मल प्रूडेंट मैन उस सर्कमस्टांसेस में जो एक्ट करता है वैसे किया है। और तीसरा, जहाँ तक इंडेमनीफायर और प्रॉमिसर जो एक ही हैं उनकी अथॉरिटी है टू कॉम्प्रोमाइज़ द सूट, ऐसे ऐसे काम करो, जितने ऑर्डर्स दिया है उनके अकॉर्डिंग में काम किया है,
तो उस कॉम्प्रोमाइज़ में दो पार्टीज़ हैं, ए ने बोला कि अच्छा ठीक है मुझे लॉस हुआ है तो 50,000 तो मुझे दे दो, और जो मुझे तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हुआ है बी बोला 20,000 तो मुझे दे दो। इस कॉम्प्रोमाइज़ में जो अगर बी की बात हम कर रहे हैं तो बी के साइड का जो इंडेमनीफायर है वो बोलता है कि हाँ ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ इज़ गुड, इसको ही कर लेते हैं। तो इंडेमनीफायर को आफ्टर द थिंग्स हैपन उस कॉम्प्रोमाइज़ को पे करना पड़ेगा। सपोज 20,000 पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ इंडेमनीफायर के अकॉर्डेंस में हुआ है। सिंपल सीधी बात, अगर कुछ भी इंडेमनीफायर के अकॉर्डेंस में हुआ है, जो इंडेमनीफायर बोल रहा है, तो इंडेमनिटी होल्डर उस प्रोटेक्शन में आ जाएगा। देन दिस इज़ इट। द केस हेयर इज़ रिचर्डसन रे। सबसे पहले एक इंग्लिश लॉ में मैक्सिम था, यू मस्ट बी डैमनीफाइड बिफोर यू कैन क्लेम टू बी इंडेमनीफाइड। आपको पहले लॉस बियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप बोलो कि सामने वाला इंडेमनीफायर मुझे इंडेमनीफाई करे, इसीलिए ये मैक्सिम आई थी। पर इन रिचर्डसन केस ये बात आई कि इंडेमनिटी इज़ नॉट नेसेसरली गिवन बाय रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट। इंडेमनिटी वो नहीं है कि जो नेसेसरली जो रीपेमेंट करे आफ्टर पेमेंट। Indemnity requires that the party to be indemnified shall never called upon to pay। सब ये जो केस है इसे समझ में आ जाएगा। ओस्माल जमाल एंड सन लिमिटेड वर्सेस गोपाल पुरुषोत्तम। एक कंपनी थी, वो एज एन एजेंट की तरह काम कर रही थी। वो डिफेंडेंट को सामान देती थी सप्लायर से लेके। कुछ टाइम बाद ये हुआ कि डिफेंडेंट वो सामान एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो अब जो सप्लायर था किसको बोला रिकवरी के लिए कंपनी से लेने लगा पैसा एज अ ब्रीच ऑफ डैमेजेस, एज अ ब्रीच या फॉर डैमेजेस। तो कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन बिफोर पेइंग द क्लेम। वो लिक्विडेशन पे चली गई, तो ये लिक्विडेशन पे चली गई और सामान बेच के जो भी पैसा दी हो। तो यहाँ पे कंपनी जो थी, एजेंट जो था एज अ था यहाँ पे इंडेमनीफायर, और इंडेमनिटी होल्डर वॉज दी दैट डिफेंडेंट। तो यहाँ पे ऑल्दो बाद में रिकवर कर सकता है। तो इस केस का रिचर्डसन रे का यही मतलब है। इंडेमनिटी का मतलब वो नहीं है कि आप रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट होने के बाद रीपे कर रहा है, इंडेमनीफायर जो है वो रीपे कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो लॉस सफ़र हो जाए उसके बाद ही वो पे करे। अगर ऐसा हो पा रहा है कि वो इंसान लॉस सफ़र नहीं करे, उसके पहले ही पेमेंट हो जाए, बाद में आप रिकवरी कर लो पर उसके पहले ही पेमेंट हो जाए, तो इट मस्ट बी गुड दोनों लोगों के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। In next video we will discuss the guarantee. Thank you so much. Hit the like button, subscribe to our channel.